हेलो, नमस्कार साथियों। मैं धात की ओर से अर्चना आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ धात के इस फेसबुक लाइव पे, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं जेंडर और जेंडर समानता के बारे में। यूँ तो धात पिछले कई वर्षों से महिला मुद्दों पर, जेंडर समानता पर बात करता रहा है और उसी क्रम में, क्योंकि जो शुरुआत की थी युवा धात ने, उसी क्रम में जो हमने फेसबुक लाइव शुरू किया है जनवरी 2022 से, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जेंडर समानता के मुद्दे पर लगातार बात करते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि महिलाओं के साथ हो रही हिंसा या उनके साथ जो भी अत्याचार होते हैं, उनका शोषण होता है, उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण जेंडर असमानता ही है। और हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में यूनेस्को ने भी, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी, जेंडर समानता को सस्टेनेबल लिविंग के टॉप 5 गोल्स में शामिल किया गया है। तो इसी क्रम में हम लोग भी बात करने जा रहे हैं जेंडर समानता के बारे में। और आज मैं इस मुद्दे को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, बल्कि मेरे ही जैसे मेरे साथी हैं, कुछ युवा साथी। और हम लोग आज मिलकर, ये कोई बहुत फॉर्मल सेशन नहीं होने जा रहा है, हम लोग सब आज मिलकर जेंडर समानता के मुद्दे पर, जो हमारी आम समाज की एक सोच है, जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगी हितेश का। और हितेश कौन है, क्या करते हैं, वो खुद शायद बताएंगे तो बेहतर रहेगा। तो हितेश, प्लीज़ 2 लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे दीजिए। जी, thank you Archana ji and thank you Dhaat for this opportunity and I am हितेश कुनियाल। मैं गढ़वाल, चमोली डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ एंड यहाँ पे देहरादून में फैमिली ही रहती है एंड जॉब भी मेरा यहीं पे आईटी पार्क में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ रनर एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ द पीपल्स ग्रुप। इट्स अ कम्युनिटी एंड वी हैव सर्टेन गोल्स एंड हम कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ बाद में। एंड अभी साथ में यहाँ पे मेरे और मित्र भी आए हैं जो हमारे पीपल्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जीवन, विश्वास, रक्षिता एंड रवीना जी। जी, धन्यवाद हितेश। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगी रवीना का, रवीना नेगी का। और रवीना भी हमें, अब रवीना आप भी कुछ अपने बारे में बताइए हमें, कि आप कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं? गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो थैंक्स टू धात। मेरा नाम रवीना है। मैं मोस्टली देहरादून में ही रहती हूँ और मेरा गांव रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, अगस्त्यमुनि। एंड मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और पीपल ग्रुप से जुड़ी हूँ। थैंक यू जी, स्वागत है आपका रवीना। और रवीना के बाद मैं बुलाना चाहूँगी जितेंद्र को। जितेंद्र, आप भी प्लीज़ हमें बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? गुड इवनिंग मैम, थैंक यू आपको और धात को कि हमें इस प्लेटफॉर्म में मौका मिला अपने व्यूज़ शेयर करने को। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। बेसिकली मैं पिथौरागढ़ मंशारी से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल देहरादून से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बीएड फाइनल ईयर में हूँ, जो कि अब टीचिंग प्रोफेशन की तरफ मैंने एंटर किया हुआ है। और उसके साथ साथ मैं बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते रहता हूँ। तो बस अभी यहाँ पे लाइव में आने का मौका मिला है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जितेंद्र कि आप हमारे साथ जुड़े। और आप बीएड की क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बहुत जल्दी टीचर बनेंगे। और टीचर्स का तो हर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, आई थिंक नेशन बिल्डिंग में तो सबसे बड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे चल करके, क्योंकि आप खुद सोशली बहुत अवेयर है, बच्चों को भी वो चीज़ ज़रूर सिखाएंगे। अब मैं स्वागत जी करना मैम। चाहूँगी रक्षिता का। रक्षिता, आप प्लीज़ हमें बताइए अपने बारे में कुछ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रक्षिता भट्ट है। मैं पिथौरागढ़ से हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और मैं एनिमल वेलफेयर के लिए जितना हो सकता है थोड़ा बहुत काम करती हूँ। थैंक यू अर्चना फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रक्षिता, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। और विश्वास अभी किन्हीं टेक्निकल रीजन से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ही वो जुड़ते हैं उनसे भी हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। तो और लेट ना करते हुए, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या सारा यूथ हमारे साथ है, और एक यूथ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जेंडर को लेकर के, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और मेरी उम्मीद है कि एनर्जी बहुत अच्छी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन रहने वाला है, आई थिंक। तो ओके, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि
क्या आपने आज से पहले, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है और लोग भी कर सकते हैं, क्या आपने आज से पहले क्या कभी जेंडर इक्वालिटी के बारे में सुना था? जेंडर, फेमिनिज्म या पेट्रियार्की, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये आपने आज से पहले कभी सुने थे? और अगर सुने थे तो कहाँ सुने थे? कोई भी, हितेश आप बताइए, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम, ये आए दिन हम सुनते ही रहते हैं इसको न्यूज़ में, एंड काफ़ी जैसे विमेन एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो इसके बारे में हम सुनते ही रहते हैं। एंड मेरा भी ये मानना है कि जैसे एक सोसाइटी, एक समाज, एक देश तभी प्रगति कर सकता है अगर हमारे जो समाज के अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों वर्गों में, पुरुष और महिला वर्ग में, दोनों ही वर्गों का इन पे बराबर से हक हो, तो ही कोई भी राष्ट्र, देश प्रगति की ओर बढ़ सकता है जी। एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी राइट नाउ इंडिया में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो होते हैं वो मेल डोमिनेटिंग डिसीजंस होते हैं जी। तो जी, यस जी हितेश। और रक्षिता आप बताइए, आपने क्या सुना है आज से पहले ये सारे वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ? फेमिनिज्म हो गया, पेट्रियार्की, जेंडर इक्वालिटी, जो हमारा मेन मुद्दा है। एक्चुअली एज अ फीमेल, हम सबको मेरी जनरेशन की स्पेशली, हम सभी को फेमिनिज्म का मतलब पता होता है, हमें पेट्रियार्की का मतलब पता होता है, बट मोर इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये चीज है कि हमने ये चीजें घर में देखी हुई थी, और हमने इनइक्वालिटी हो गई या पेट्रियार्की हो गई या आप मिसोजिनी हो गई, और भी ऐसी जो भी टर्म्स हैं, ये सब चीजें अगर हमें पता चल जाए कि क्या है, तो हमने ऑलमोस्ट ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हुई है। तो या दैट बिल्कुल, डेफिनेटली हम सब ने एक्सपीरियंस किया, और आपके एक्सपीरियंस पर भी मैं आऊंगी अभी आगे चल के। और आप बताइए रवीना, आपने ये जो वर्ड्स हैं बहुत भारी भरकम, और हमें लगता है कि ये बहुत एक इंटेलेक्चुअल क्लास के वर्ड्स हैं, बहुत एक सोशल वर्कर जो लोग होते हैं वो लोग इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। क्या आपने आज से पहले कभी ये वर्ड सुने थे? और सुने थे तो हाँ जी कहाँ मैम। सुने थे? हाँ जी, मोस्टली मैंने आए दिन तो सुनते ही हैं, बट स्कूल वगैरह में भी काफी कुछ देखा है फेमिनिज्म के इसमें, और इक्वालिटी के उसमें भी काफी कुछ देखा है कि खुद मतलब झेला, मतलब खुद एक्सपीरियंस भी किया है इस बारे में। तो नॉर्मली मतलब बेसिक सा वर्ड हमेशा सुनने के लिए मिलता है, इवन न्यूज में जैसे सर ने बताया, तो ये सब बहुत चलता है, तो काफी सुना है इस बारे में। जी जितेंद्र, आप भी बताइए प्लीज, आपने आज से पहले वर्ड सुने हैं? कहाँ सुने आपने वर्ड्स? बेसिकली मैम, मैं एक क्या कह सकते हैं कि बहुत बैकवर्ड, या कह सकते हैं कि बहुत इंटीरियर इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी। बट मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन के अभाव से, या हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके अभाव से, हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थे। इन चीज़ों के बारे में हमने तब जाना जब हम स्कूल में आए, स्कूल में टीचरों के कांटेक्ट में आए, टीचर ने हमें बताया कि जेंडर क्या होता है। फिर जेंडर जाना, तो जेंडर के बाद हमने ये जाना कि जेंडर इनइक्वालिटी भी कोई चीज़ होती है, जो कि हमारे आस-पास चली आ रही थी, बट हमने उसको जाना ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम उस चीज़ को पहले से जो चली आ रही है उसी को फॉलो करते आ रहे थे। बट जब इन चीज़ों के बारे में जाना कि ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, और हम कह सकते हैं कि ये पैट्रियार्की पहले से चली आ रही है, जो कि हमारे बीच मौजूद है, जैसा कि मैम ने कहा था कि हमारे आसपास ये पहले से थी, बट लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस में कहेंगे कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बस हम उसको एक कह सकते हैं कि पुरानी चली आ रही धारणा को फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब हमने इसके बारे में जाना है, तो अब हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने जितेंद्र, कि कहीं ना कहीं ये मुद्दे हमारे आसपास बहुत लंबे समय से हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके शायद उसके नाम देना नहीं जानते थे, हम जानते नहीं थे इस टर्म को क्या कहा जाएगा या क्या हम वर्ड्स उसके लिए यूज करें। बट जैसे कि आप लोगों से सुन के मुझे समझ आ रहा है कि आजकल हम लोग न्यूज में, ये जैसे देश ने कहा न्यूज में देख रहे हैं, आपने कहा स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में, कहीं ना कहीं हमें ये वर्ड्स मिल रहे हैं, सुनने को रूबरू हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों का जो ध्यान है वो पैट्रियार्की की तरफ, जेंडर की तरफ, जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहा है, फेमिनिज्म की तरफ बातें हो रही हैं उस बारे में। तो अब मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं, रक्षिता आप प्लीज मुझे बताइए, सबसे पहले कब आपने अपनी लाइफ में ये चीज नोटिस की? मैं बोलूंगी एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगी, जैसे मेरे साथ, मैं आपको एक छोटा सा अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी
तो जहाँ पे हम लोग रहते थे वो काफ़ी जैसे पहले होता था बचपन में, मोहल्ला हम लोग बोलते थे, तो 3-4 घर थे जिनमें बाउंड्रीज़ नहीं थी बीच में, तो हम 10-12 बच्चे हो जाते थे खेलने वाले साथ में, कुछ बॉयज़ थे, गर्ल्स थी। तो यूजुअली तो हम लोग सारे गेम्स खेलते थे, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी स्टापू खेल लिया, इलास्टिक हम लोग एक बोलते थे गेम, तो हम लोग मिल-जुल के ही खेलते थे मोस्टली, तो तब कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जैसे-जैसे बॉयज़ थोड़े से बड़े हुए वो टीनेज वाले एज ग्रुप में आए, उसके बाद उन्होंने ग्राउंड में जाकर के क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, लेकिन वो वहां हमको नहीं लेके जाते थे गर्ल्स को, तो हम लोगों को घर पर ही छोड़ दिया जाता था। और हम लोग भी थोड़ा सा जिद करते थे कि नहीं हमें भी ग्राउंड पे जाके खेलना है, तो घर वाले वही समझाते थे कि वो हमें बहलाते थे एक्चुअली, कभी आइसक्रीम खिला दी कि कोई नहीं उन्हें जाने दो, वो लोग तो वहां धूप में खेलेंगे, तुम घर पे खेलो, तुम्हें हम ये खिलाते हैं, मतलब वो जैसे तैसे हमें समझाने की कोशिश करते थे, पटाने की कोशिश करते थे। तो वहां पे मैंने अपनी लाइफ में कहूंगी फर्स्ट टाइम, शायद मैं 7-8 साल की रहूंगी, मैंने वो चीज नोटिस की, माइंड की कि कुछ फ्रीडम है जो उन्हें मिल रही है और मुझे नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंस था, चाहे वो आपके साथ हुआ हो, चाहे आपने किसी और के साथ नोटिस किया हो, जहां पे आपको रियलाइज हुआ हो कि हाँ कुछ तो डिफरेंस है जो सोसाइटी क्रिएट कर रही है सेक्सेस के बीच में, लड़का लड़की के बीच में या जो भी कुछ, मतलब तो ऐसा कौन सा इंसिडेंस था? रक्षिता प्लीज आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ, आप प्लीज बताइए कुछ। हाँ जी, हाँ जी। एक ये चीज़ से तो हम सभी रिलेट कर सकते हैं कि जब हमें खेलने जाने दिया जाता था, तो एक चीज़ ये होती थी कि एक टाइम के बाद या एक एज के बाद हमें थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन मिलता था। बट पर्सनली फॉर मी, मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, या फैमिली नहीं, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे घर में ये चेन ब्रेक की थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक चेन्स, राइट? तो उस टाइम पे उन्होंने ये चेन ब्रेक की थी कि वो कंजर्वेटिव नहीं, मैं ये कह सकती हूँ इस पॉइंट पे आके कि उन्होंने मुझे सब चीजें करने दी है, और ज्यादा मेरे में और या किसी भी जो सेकंड बॉय या गर्ल जो भी है उनके बीच में वो चीज मैंने नहीं देखी है। बट हाँ, मैंने अपने आसपास ये चीज जरूर देखी है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे या मेरे वही मोहल्ले वाले होते थे, उन लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और मैंने ये पहली बार इनइक्वालिटी जो शब्द है वो मैंने पहली बार किसी और से ही पता चला मुझे। तो आई हैव बिन प्रिविलेज, मेरा एक प्रिविलेज रहा है कि मैंने खुद बहुत जल्दी एक्सपीरियंस नहीं की थी ये चीजें। हाँ, फर्दर ऑन आगे जाके जब मेरी एज बड़ी हो गई, मैं खुद समझने लगी कि अगर पेरेंट्स इस टाइम के बाद अगर आपको कहते हैं कि क्यों नहीं जाना है, तो मतलब प्रैक्टिकली वो चीज ये क्यों कह रहे हैं। तो एक पॉइंट के बाद हाँ, बट मैंने सबसे पहले ये नोटिस किसी और में किया था कि एक्चुअली होता ये था कि हम शॉर्ट्स पहन के खेलने जाते थे। तो ऑफ कोर्स कपड़ों को लेके तो हर घर में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि बेटा ये नहीं ये पहनना है, या इस टाइम के बाद ये नहीं ये पहनना है। तो मैंने ये चीज किसी और में नोटिस की थी। मेरी एक फ्रेंड कहीं जा रही थी, उनका मैच था, उनका वो खो खो खेलती थी उस टाइम पे, और ज्यादा छोटे नहीं थे हम 10th क्लास में थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे। तो 10th की बात है, तो उन्हें मना कर दिया गया कि आप खो खो नहीं खेलेंगे जस्ट बिकॉज आपको शॉर्ट्स पहनना है उसमें। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये नोटिस किया था, जब मेरे आसपास ये चीज हो रही। जी रक्षिता, बिल्कुल इस तरह की चीजें हम लोग अमूमन या तो खुद एक्सपीरियंस करते हैं या आसपास देख लेते हैं, बट वो हमारे नोटिस में आती हैं वो चीजें डेफिनेटली। हितेश आप प्लीज बताइए, आपके लिए वो कौन सा पहला इंसिडेंस आपको ऐसा याद आता है अपने बचपन का, या जब भी जब आपको लगा हो कि अच्छा यहाँ कुछ तो ऐसा है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कोई तो ऐसा सोसाइटियल नॉर्म्स है जो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपके लिए वो कौन सा इंसिडेंस था? मैम अगर देखा जाए आजकल आज की सोसाइटी में तो काफ़ी भी अभी भी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिनसे लगता है कि इनइक्वालिटी अभी भी प्रेवलेंट है। मैंने पर्सनली तो फील नहीं किया है, बट मैंने देखा है सोसाइटी में अपने एक्सपीरियंस के उसके बेस पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कोई अगर मैन है, कोई आदमी है, अगर वो ज़्यादा बोलता है तो उसे ये बोला जाता है कि ही इज़ क्वाइट सोशल और डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग बंदा है। बट अगर कोई लेडी कोई औरत ज़्यादा बोलने वाली होती है तो उसे बोल दिया जाता है शी इज़ टू चैटी और बहुत ही बात करती है ये औरत। तो ये चीज़ है।
उसके अलावा एक मेरा पॉइंट ये है कि आज भी हम देखते हैं कि कई बार कुछ मंदिरों में जहाँ पे अलाउड नहीं है विमेन का जाना, या मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो आदमी ही होते हैं जनरली, एंड मस्जिदों में भी औरतों का जाना वो अलाउड नहीं है। तो इससे लगता है कि अभी भी इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है सोसाइटी में। एंड अभी एक हमारे एनडीए में वो किया गया था, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए एनडीए में विमेन की एंट्री अलाउ की गई थी, बट उसमें भी अभी जैसे बताया गया है कि 400 आउट ऑफ 400 कैंडिडेट्स ओनली 19 कैन बी अ विमेन। सो आप देखिए कि अभी भी कितना गैप है। सो इसको मैं इनइक्वालिटी ही कहूँगा कि आपने एक तरफ तो बोला है कि हम ख़त्म कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर विमेन कैडेट्स, बट आप देखिए दूसरी तरफ 19 आप सिर्फ 19 तक ही रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जो मैं अभी भी देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इनके बारे में, तो लगता है कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन सोसाइटी में रिलेटेड टू इक्वालिटी। यस। जी, बिल्कुल। अभी भी है बिल्कुल। और अब आप बताइए प्लीज़ जितेंद्र, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कभी कोई ऐसा जब आपको लगा हो कि आपके साथ या आपने फ़ील किया हो अपने आस-पास कहीं कुछ ऐसा? स्पेशली मेरा कहने का मतलब अगर कोई बचपन की मेमोरी हो कोई ऐसी जब आपने फर्स्ट टाइम वो चीज़ रियलाइज़ की हो? जी मैम, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हमारा बिलोंगिंग गांव से है, मतलब अपब्रिंगिंग, क्योंकि मेरा बचपना गांव में बिता है। अप्रॉक्स 12-13 साल मैं गांव में रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि अक्सर हर कोई माँ, मीन्स हमारी माँ ही नहीं बल्कि हर एक, तो एक लड़का और लड़की अक्सर दोनों घर पे भाई बहन हैं, तो उनमें क्या होता है कि खाने में अक्सर जैसे कोई अच्छी चीज़ आती है घर पे या कोई चीज़ वो बनी है तो ये रहता था कि जो लड़के लोग रहते थे उनके इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती थी, और जो लड़कियाँ होती थी उनमें थोड़ा सा कम। तो मुझे ये समझ उस टाइम पे तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमें ज़्यादा मिल रहा है और वो चीज़ नहीं मिली, उनको कम मिल रहा है, तो हमें खुशी होती थी। उस टाइम पे ये चीज़ें नोटिस नहीं की, बट जैसे ही थोड़ा सा हम बाहर आए, या हम कह सकते हैं कि हमें अवेयरनेस आई, हमने जैसे स्कूल में पढ़ा कि ये जेंडर इनइक्वालिटी होती है, ये चीज़ें होती है, तो तब मैंने इन चीज़ों को और नोटिस और गहराई से सोचना स्टार्ट किया कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो मेरा यही इंस्टेंस था कि हालाँकि मैं बचपन से देखते आ रहा था, तो मैं ये कहूँगा कि 9वीं 10वीं के बाद मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि हाँ, आखिर में हमारे समाज में, या मैं कहूँगा कि हमारे खुद के घर में ये चीज़ें बहुत हैं। उसके अलावा अगर खाने-पीने से रिलेटेड और दूसरी बातें कहूँगा, तो खेलने से रिलेटेड ये चीज़ें थी कि जैसे हम खेलने जाते थे, तो वहाँ पर भी ये रहता था कि हम कॉलोनी में या मैं घर से बाहर जाके या दूर भी चले जाते थे, बट मेरी बहनों को नहीं जाने दिया जाता था। तो मुझे ये लगता था कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने इसके अपोज़ में जाना स्टार्ट कर दिया जब से मैं इसके अवेयर में आया हूँ। तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है तब से। जी, बिल्कुल जितेंद्र। तो आपने नोटिस तो ये चीज़ शायद बहुत पहले कर ली थी क्योंकि आपको दिख रहा था कि आपको क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा मिल रही है और जो सिस्टर्स हैं उनको कम मिल रही है। वो शायद नोटिस तो हो गया था क्योंकि आप प्रिविलेज्ड सेक्शन से थे, आपको उसका फ़ायदा मिल रहा था, इसलिए आपने उस चीज़ को माइंड नहीं किया, सिर्फ नोटिस करके एन्जॉय किया, जो कि अक्सर होता है। लेकिन शायद जब अवेयरनेस बढ़ी, आपके संज्ञान में वो चीज़ें आई, तब जाकर के आप अवेयर हुए कि वो सही है या गलत है, वो एक अलग बात है। तो और रवीना प्लीज आप भी बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैम अगर बचपन की बात करें तो मोस्टली सबने सारे पॉइंट्स तो कवर कर दिए हैं खेलने कूदने में। जी। खेलने में कि ये होता था कि हमारा क्या होता था कि हम मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मना नहीं किया, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके अलाउ नहीं करते थे। छोट बचपन में तो लड़कियों का अलाउ वैसे करते नहीं थे। जब हम स्पोर्ट्स के लिए जाते थे तो रीजनल जब गेम्स होते थे तो वहाँ पे 2-3 डेज का स्टे करना होता था। तो बहुत सारे पेरेंट्स होते थे कि वो मना कर देते थे इस टाइम। और उस टाइम पे क्या होता था कि मेरे जो फ्रेंड्स थे बहुत जो अच्छा खेलते थे वो फिर गिव अप कर लेते थे और वो बैक अपना मतलब हमारी टीम पूरी नहीं होती थी फिर। और फिर हमें एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ते थे जिनके घर वाले मानते थे। और अभी मतलब इस टॉपिक पे तो भी मेरी दोस्त से भी मतलब कुछ दिनों पहले बात हुई थी, तो वो यही बोलती थी कि जैसे हमने अपने आसपास देखा है कि कितना मतलब इनइक्वालिटी हो रहा है। तो वो हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि घर वालों को पता नहीं होता तो कोई कोई चले जाता है, बट
जब प्लान्स बनते हैं, डे आउट का बनता है, स्पेशली लड़की का नाइट आउट का बनता है बहुत दिनों का, तो उसके फादर हमेशा मना कर देते थे। तो उसका फादर वो बताते थे कि ऐसे नॉर्मली मना नहीं करते थे ताकि उसको बुरा ना लगे, बट उसे ऐसे मना करते थे कि लाइक कुछ बता दिया कि आप क्या करोगे जाके, अभी पढ़ाई करो वगैरह, तो इसमें ज्यादा फोकस करो। तो इस इनडायरेक्टली वो ऐसे मना कर देते थे कि आप मत जाओ करके, आप अकेले हो करके, इवन जब वो कॉलेज में है अभी भी। बट ऐसा जब अगर मैंने अपने साथ देखा तो मैं स्कूल में देखा इनइक्वालिटी, लाइक लड़के और लड़कियों में, कि मेरे अंदर मॉनिटर्स वगैरह में या कुछ काम है तो पहले लड़कों को बोलना है, देन मैम लड़कियों को बोलेंगी, क्योंकि मे भी उन्हें समझा जाता कि वो वीक है। बट अब जैसे हितेश सर ने एग्जांपल दिया है एनडीए का, बट मैं इसमें कहना चाहूंगी उन्होंने 19 सीट रखी है और उसके लिए पूरा एनडीए का जो प्रिपरेशन है वो पूरा चेंज हो रहा है, पूरा सेटलमेंट अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे करके मतलब गवर्नमेंट चेंज ला रही है। बट हाँ, सर ने सही बोला कि ये 10% भी नहीं है। जैसे कि आपने सीएमपी में देखा होगा, सीएमपी में भी पिछले 2 साल से गर्ल्स की वैकेंसीज आ रही हैं, 100 सीट पर 100 सीट आती है उनकी। तो अभी धीरे धीरे हो रहा है गवर्नमेंट का, बट मुझे लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस के चक्कर में बहुत ज्यादा हम पिछड़ रहे हैं और बहुत से मुद्दे उठ रहे हैं इस बात पे भी। बट यही होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं और उसके बाद कुछ हो नहीं पाता है। और ऐसे तो बहुत जी लोग हैं कि मतलब सब अपने व्यूज रखते हैं। हाँ जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आप भी लोगों की बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि जो अभी ये डिफरेंशिएशन है शायद एज़ अ स्टूडेंट, या अगर क्योंकि हम वैसे भी स्पेसिफिकली बचपन की बातें कर रहे थे कि हम बचपन से कहाँ से देखते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कपड़ों में हम लोग देखते हैं कि कपड़ों में रोका-टोकी होती है। वहाँ पे एक डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है कि गर्ल्स को एडवाइस किया जाता है, आप ये पहनिए, ये मत पहनिए, जबकि बॉयज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। बात करने को लेकर के जैसे पॉइंट रखा था कि जो लड़के हो करते हैं तो उन्हें अच्छा समझा जाता है कि बहुत व्यवहारिक हैं, टॉकेटिव हैं, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो फिर उस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता है, चालाक बताया जाता है। और पॉलिसी मेकिंग में जैसे कि अभी इसकी बात हो रही थी कि कितने परसेंट सीट्स दे रहे हैं कहाँ पर, अभी बहुत सारी लॉज की हम लोग बात करते हैं, पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो कितने परसेंटेज में है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है मुझे लगता है। और एक और बहुत अच्छी बात जितेंद्र ने भी मेंशन की, जो फूड को लेकर के, फूड क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को लेकर के, तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि वीक फिजिकली लड़कियां और वीक हो जाएंगी अगर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो। और आउटिंग को लेकर के जो एक बहुत अच्छा पॉइंट अवीना ने भी रखा कि स्पोर्ट्स में नहीं जा पाती हैं, जो बहुत इंटरेस्ट भी होता है, बहुत अच्छा कर रही होती हैं, लेकिन इन्हीं सारी रेस्ट्रिक्शंस के चलते कि बाहर नहीं जाना, दूर नहीं जाना है, कपड़ों को लेकर के ये नहीं पहनना है, उस वजह से जो उनका करियर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ये सारे पॉइंट्स हमारी बातों से निकल करके आए हैं। थैंक यू, आपने सारे पॉइंट्स हमें दिए हैं। तो अब मैं आगे जो बात करना चाहूंगी, जैसा जितेंद्र कह ही रहे थे कि उन्होंने नोटिस तो कर लिया था कि उन्हें जो मम्मी है वो खाना थोड़ा सा ज्यादा देती है, या कुछ, ये अमूमन बहुत सारे घरों में होता है कि कुछ अच्छा आता है तो फिर बॉयज को ज्यादा दे दिया, या जिसके ज्यादा बच्चे हैं तो वहां बहुत होता है ऐसा कि बेटों के लिए पूरा होना चाहिए, बेटियों को मिले ना मिले। तो ये वाला जो है ना, ये तो एक पर्क है ना, आपके बीइंग अ बॉय आपको एक एडवांटेज मिली है। तो ऐसे ही आप लोग बताइए मुझे एक एक करके कि क्या ऐसे एडवांटेजेस आप फील करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ लड़कों के होते हैं, कुछ कुछ हम लड़कियों के भी होते हैं। तो क्या ऐसे एडवांटेजेस आप फील करते हैं कि बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ बॉय आपके हैं इस डिफरेंशिएशन की वजह से, जो उस वक्त आपको लगता है कि हाँ चलो अच्छा तो है, मैं लड़की हूं तो मुझे फायदा मिल रहा है, या मैं लड़का हूं तो मुझे ये फायदा मिल रहा है। और क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं, आप साथ साथ एक एक मुझे लगता है सब बता दें। और क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको लगता है एक लड़का या लड़की होने की वजह से आपको सोसाइटियल नॉर्म्स की वजह से फेस करने पड़ते हैं। तो रक्षिता से हम शुरू करते हैं। रक्षिता आप बताइए सबसे पहले। ऑफ कोर्स पर्क्स दोनों साइड से हैं। अगर मैं एक लड़की हूँ तो मेरे पास कुछ सर्टन चीजें होती हैं कि मैं शायद कहीं बाहर जाऊंगी। मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। एक्चुअली हम पहले बाहर रहते थे, तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि उत्तराखंड की बात अलग है, वहां औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउस होल्ड में क्या चीजें हैं पेट्रियार्कल वे में, ऑफ कोर्स काफी चीजों में हम पीछे चलते हैं, बट एक चीज यहाँ पे है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें एक सर्टेन रिस्पेक्ट मिलती है।
पहाड़ों की ये बात है कि लोग यहाँ पे एक सर्टन आपको एक डिग्निटी के साथ देखते हैं। मुझे ज्यादा पर्क्स तो नहीं पता, बट डिसएडवांटेजेस आई वुड लाइक टू से कि एज अ गर्ल मैं फुली अपने पोटेंशियल को बाहर नहीं रख पाऊंगी। ये मैं ओवरऑल जनरली बात कर रही हूँ कि आप सब शायद अग्री करेंगे ये चीज कि अगर एक सर्टेन इंसान को जो कि एक लड़का है या जो भी प्रिविलेज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिविलेज्ड स्टेट पे है, उसको कहीं ना कहीं अच्छी अपब्रिंगिंग मिल रही है, उसके एनवायरनमेंट में वो खुल के बात कर पा रहा है। थर्ड ये कि हाँ, उसको जैसे फूड के मामले में क्वालिटी है, वैसे हर चीज के मामले में फाइनेंशियली हो, इमोशनली और मेंटली स्पेशली आपको एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल बैगेज नहीं होता है। द राइट वर्ड वुड बी बैगेज, राइट? अगर आपका इमोशनल बैगेज नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं कि अरे मैं अगर ये पहनूंगी तो लोग ये कहेंगे, अरे मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज शायद लोग गलत समझ लेंगे। और हम केसेस सुनते हैं, और जब भी हम केसेस सुनते हैं तो हमारी फैमिलीज अक्सर कहती हैं कि देखो ऐसा है कि इस लड़की ने ऐसा किया था, तभी इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ। तो ये सुन के एक डिसएडवांटेज ये है कि मैं पूरी तरह अपने पोटेंशियल को लेने के लिए पूरा फोर्स नहीं दे पाऊंगी, राइट? अगर मैं अपना 60% भी दे रही हूँ, आई एम सेइंग 60%, एंड 60% मेरे हिसाब से ज्यादा है। जिस हिसाब से अभी कंडीशन चल रही है, 60% अगर मैं अपना देती हूँ उस मोटिव को लेके कि अगर मुझे सर्टेन ये बनना है, तो मैं बाकी का जो 40% है वो ये सोचने में लगाऊंगी कि अरे कहीं मेरा कुछ ये तो नहीं दिख रहा है, अरे लोग क्या कह रहे हैं, अरे इन्होंने तो मुझसे ये कहा था, मुझे तो एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, मुझे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज करने के लिए, एक जॉब करने के लिए, नॉर्मल एग्जांपल, एक जॉब करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, तो मेरा पूरा पोटेंशियल उस चीज में जा नहीं पाएगा। एक ये डिसएडवांटेज है। प्लस मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कों को डिसएडवांटेज नहीं है, बट रैशनलाइज नहीं कर सकते हम ये चीज। और आई थिंक यही चीजें हैं कि हम पोटेंशियल अपना नहीं ले पाते, हम बाहर फ्रीली नहीं घूम सकते, हम अपने पार्टनर्स फ्रीली चूज नहीं कर सकते। ये है कुछ चीजें आई थिंक फॉर मी। ओके, हाँ, काफी सारे डिसएडवांटेजेस रक्षिता ने हमें बताए हैं, और डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना जो है वो गर्ल्स को करना पड़ता है, तो डेफिनेटली। तो हितेश, आप बता दीजिए मुझे जल्दी से एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज जो आपको फील हुआ बीइंग अ बॉय। एडवांटेजेस तो मैम वही है जो हमने सबने डिस्कस कर लिए कि थोड़ा हमें प्रिविलेज मिलता ही है फैमिली में, सोसाइटी में, बीइंग अ बॉय। एंड मतलब वो गलत धारणा है, मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रिविलेज होना नहीं चाहिए हमारे लिए, क्योंकि मैं वी ऑल आर हितेश, सेम। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे बताइए कोई पर्टिकुलर लाइक जो आपको लगता हो कि आप इंजॉय कर, मतलब यू नो अनइंटेंशनली भी, या इट्स नॉट कि वो बहुत खराब हम लोग गलत इंटेंशन से इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जब बचपन में कन्या जमाई होती थी तो हम लोग जाते थे और भाई नहीं जाता था, तो उस वक्त हमें बड़ा खुशी मिलती थी कि यार हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें वैल्यू मिल रही है, हर कोई बुला बुला के ले जा रहा है, और उस दिन हमारी बहुत वैल्यू होती थी, वो 1-2 दिन। तो उस दिन उसको आई थिंक भाई को बहुत बुरा लगता होगा ऑब्वियसली, लेकिन हमें उस दिन बड़ा प्रिविलेज्ड फील होता था, और हम वो बाकी की सारी चीजें शायद इग्नोर कर देते थे। इस तरह का मैं पूछ रही हूँ कोई एक पर्टिकुलर कि आपको लगता हो यार इसमें तो देखो मिलता है और अच्छा लगता है, मतलब हमें भी अच्छा लगता है, तो गलत सही तो बाद में समझ आता है ना, तो ऐसा कोई कि पर्क या ऐसा कोई एडवांटेज कि आपको लगता है ये तो फायदा होता है। लाइक अगर बॉयज़ को कोई आउटिंग पे जाना हो तो उन्हें इतना मतलब परमिशन इजीली मिल जाती है घर से। एंड अगर थोड़ा लेट नाइट भी करना हो या नाइट स्टे भी करना हो तो ऐसा कोई घर से उनको मना नहीं किया जाता है। एंड बट वो मुझे लगता है कि एक गर्ल की सेफ्टी के लिए पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा वो रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इसलिए मना किया जाता है। बट ये प्रिविलेज तो है बॉयज़ के पास कि उनको परमिशन ईजिली मिल जाती है आई थिंक घर से किसी भी काम के लिए। डिसएडवांटेज में एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे ये हम रोड में भी देखते रहते हैं आए दिन कि कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है एक मेल और फीमेल के बीच में,
पुरुष और महिला के बीच में एक्सीडेंट होता है या कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो उसमें सबसे पहले पब्लिक बिना किसी कारण को जाने हुए दे मोस्टली अटैक द मैन। वो सोचते हैं कि इस आदमी की, इस लड़के की ही गलती होगी। तो ये चीज़ एक वो डिसएडवांटेज मुझे लगता है। एंड कई बार हमने देखा भी है टीवी वगैरह में तो कि लाइक अगर कोई गर्ल थप्पड़ मार दे किसी बॉय को, लड़के को, तो उसे बोला जाता है, कई बार बोला जाता है कि शी इज़ स्ट्रॉन्ग। एंड अगर यही चीज़ लड़का कर दे तो उसे बोला जाता है कि ही इज़ अ वुमेन बीटर। तो एक ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है। मतलब ये है कि बिना सोचे समझे आर्ग्यूमेंट में साइड ले लिया जाता है कि ये लड़का गलत है, इसकी गलती होगी, कि एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ होगा। तो एक मुझे ये लगता है। और दूसरा एक ये है डिसएडवांटेज कि रूरल इंडिया की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे रूरल इंडिया में मोस्टली क्या 100% ही जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना होता है वो मैन को ही करना होता है। एंड वो बहुत ही कई बार उनके लिए काफ़ी वो हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है उनकी लाइफ पे। एंड कई बार हमने देखा है वो इस वजह से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते फैमिली को ठीक से। एंड या फिर जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, बच्चे काफ़ी हो जाते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं वो। तो फिर क्योंकि उन पे ही सारा दारोमदार होता है कि आपने ही इनका पालन पोषण करना है, फाइनेंशियली आपने ही देखना है। तो एक बार उनको बहुत इससे स्ट्रेस हो जाता है। एंड हमने काफ़ी बार देखा है कि जो है वो अपनी जो आदमी होता है वो अपना ही टर्न्स एल्कोहलिक, तो वो अपनी ज़िंदगी फिर उसमें ही बर्बाद कर देते हैं, दारू में। जी जी, बिल्कुल हितेश, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए हैं और लास्ट में हम एक बार दोबारा इस पे बात भी करेंगे। और जी रवीना प्लीज़ आप भी बताइए, ऐसे कौन से एडवांटेज आपको लगे हैं, कभी आपने फील किया हो और डिसएडवांटेज भी? एडवांटेज तो सबसे पहले यही है कि फ्यू रेजोल्यूशन जो फ्री होते हैं बसेस और ट्रेन में गर्ल्स के लिए, तो कभी कभी उस एक टाइम पे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हमारे लिए कुछ। एंड डिसएडवांटेज तो मोस्टली मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पे यही देखा है कि गर्ल्स को आउटिंग बहुत कम होती है। सी कि बहुत से पेरेंट्स हाँ बोलते हैं अपने लड़कियों को, बट 50 ऑफ द पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो मना करते हैं। जैसे हम गाँव वगैरह में तो बच्चे मतलब बाहर जाते ही नहीं, रात में तो लड़कियां कहीं बाहर जाएंगी नहीं, जैसे ही अंधेरा होगा उन्हें अंदर रख देते हैं। अभी भी ये चीज है। और जो पेरेंट्स की थिंकिंग है वो ये है कि अभी गर्ल्स को थोड़ा कवर करना है, या अगर वो बाहर जाएगी रात में, कुछ काम होता है किसी भी चीज का, तो उसके साथ भाई को भेजना है, उसका एक प्रोटेक्टिव होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स खुद भी प्रोटेक्ट कर सकती है खुद को, एक एक मोमेंट पे खुद भी प्रोटेक्ट कर सकती है। इन केस अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो जो छोटा भाई है वो कुछ नहीं कर पाएगा, गर्ल्स को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने अपने उससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उन्हें बाहर मतलब रात में ना निकलने देना। और यही मेन है मेरा तो। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी बोला रखा है। और जितेंद्र आप भी बता दीजिए जल्दी से मुझे एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। मैं एक तो नहीं कहूँगा, मैं दो मैं बोलना चाहूँगा शॉर्ट में। दो एडवांटेज या डिसएडवांटेज? दोनों कंट्राडिक्ट करूँगा मैं, तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो बेसिकली मैंने ये देखा कि लड़कों को क्या, हमें भी आम सोसाइटी में पढ़ाई का बहुत एडवांटेज मिलता है। तो लड़कों को ये रहता है कि हाँ तुम कितनी भी आगे पढ़ाई करो, कोई रोक टोक नहीं रहती। तो यहाँ पे ये बॉयज़ के लिए बेनिफिट रहता है। वहीं ये गर्ल्स के लिए क्या हो जाता है कि एक रोक टोक का कारण बन जाता है कि तुम ज़्यादा पढ़ाई करके क्या करोगे। तो ये एक आमतौर पर देखा जाता है, हालांकि अब ये काफ़ी हद तक कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात होती है जॉब के लिए। तो जॉब के लिए लड़कों में ये आप कह सकते हो कि एक डिसएडवांटेज कहूँ या एडवांटेज कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि एक जॉब को लेके, जॉब सिक्योरिटी अचीव करनी है कह के, ये एक प्रेशर रहता है लड़कों में, जबकि लड़कियों में ये उतना नहीं देखा गया है। क्योंकि लड़कियों को ये देखा जाता है कि यार चलिए शादी हो जाएगी तो इनका सिक्योर हो जाएगा फ्यूचर लाइफ, बल्कि लड़कों के साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये चीज़ कहूँगा। और एक तीसरी बात ये कहूँगा कि जो लड़के होते हैं आमतौर पे इनको इमोशनली एक्सप्रेस करने की छूट नहीं होती, जबकि लड़कियां आमतौर पे आसानी से, और ये कह सकते हैं कि पूरे सपोर्ट के साथ इनको इमोशनली एक्सप्रेशन का मौका मिलता है। जबकि लड़कों को अभी इस चीज़ में ये माना जाता है कि अगर वो इमोशनली थोड़ा, ये कह सकते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो करें, या कह सकता हूँ कि मैं उनको रोने का अधिकार नहीं है अभी भी। तो बस
ये 3 पॉइंट मैंने कहे एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे आपने जितेंद्र। और इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा-सा कंक्लूड कर देती हूँ कि बिल्कुल जो स्टार्टिंग से पॉइंट्स रखे कि रक्षिता ने कहा एक सर्टेन रिस्पेक्ट गर्ल्स को मिलती है, या हम ऐसे बोलते हैं कि औरतों की इज़्ज़त करो, औरतों की इज़्ज़त करो, हम हमेशा सुनते हैं सबसे। तो वो भी मुझे लगता है हाँ, वो एक हमें एक एडवांटेज मिलती है जो अपने आप कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि रिस्पेक्ट हर इंसान की होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। और जो डिसएडवांटेज तो मुझे लगता है लड़कियों की सबको पता है, हम इतना बार मेंशन कर चुके, इतनी सारी उस पर बातें कर चुके हैं, और अक्षिता ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे भी थे। हितेश ने जो एक कहा कि आउटिंग का एडवांटेज होता है, और वही पॉइंट्स हमने डिसएडवांटेज में भी सुने, रवीना ने बताए कि आउटिंग करने को नहीं मिलता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। एक जो बहुत अच्छा पॉइंट रक्षिता ने बोला बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक छोटे से भाई को भी बॉडीगार्ड बना के बहन के साथ भेज दिया जाता है, जो अगर शायद कभी सिचुएशन खराब हो तो कुछ बहुत कुछ कर भी ना पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉयज पे भी एक प्रेशर है ये, कि एक छोटे सा लड़का, चाहे वो 7 साल का 8 साल का, उसको एक 17-18 साल की बहन का, उसको ये बचपन से समझा दिया जाता है कि नहीं, रक्षा करनी है, उसका ध्यान रखना है, एज अ बॉडीगार्ड बिहेव करना है। तो वो लड़कों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है डेफिनेटली। और रिजर्वेशन की आपने बात की, जो पर्क्स हमें मिलते हैं, तो रिजर्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे शायद बहुत कभी हम लोग फिर किसी टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। और जो जितेंद्र ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में उसके बेनिफिट बॉयज को मिलते हैं कि वो जो भी पढ़ाई करें घर वाले बहुत इजीली करवा देते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। लड़कियों के लिए उनको लगता है कि चलो कोई नहीं, शादी करके दूसरे के घर जाना है। और इसमें जो जितेंद्र आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे कि जॉब का जो प्रेशर लड़कों के ऊपर होता है, डेफिनेटली ये हम लोग बहुत लोग नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं ना कहीं 12th होता है या कॉलेज में आते हैं बॉयज, उन पे एक बहुत, कई लोग इस वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा सा इजी होता है कि चलो अगर आप नहीं भी करना चाहते हो जॉब तो कोई बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन लड़कों के लिए एक बहुत मजबूरी होती है कि उन्हें जॉब करनी करनी है, और अच्छी जॉब तभी अच्छी लड़की मिलेगी, तभी फैमिली सेटल होगी, ऐसा माना जाता है। और दूसरा जो आपने कहा इमोशनल एक्सप्रेशन, वो बहुत जरूरी है कि रोने नहीं दिया जाता है। हम लोग देखते हैं मैक्सिमम केसेस हार्ट अटैक के मेल्स में होते हैं, उसका रीजन शायद बहुत बड़ा यही होता है कि जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है वो करने नहीं दिया जाता है, उसे रोने नहीं दिया जाता, बोल मतलब इमोशनल नहीं होने दिया जाता, अच्छा नहीं समझा जाता सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं इस वजह से बॉय शायद ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और मेडिकली भी उन्हें काफी इफेक्ट होती है उनकी हेल्थ, इस सारे रीजन से। बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोग रख रहे हैं, वाकई में बहुत मजा आ रहा है इस डिबेट में। और आगे मैं एक छोटे से मैं आपको सिचुएशंस देना चाहूंगी, आप में से ओके, मैं बॉयज से स्टार्ट करती हूँ। हितेश, आप मुझे बताइए कि अगर आपकी नीस का बर्थडे है, आपकी भांजी भतीजी किसी का भी बर्थडे है, और आपको उसके लिए गिफ्ट लेना है, तो आप क्या गिफ्ट लेकर के जाएंगे? कोई बजट की लिमिट आपके पास नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप उसके लिए गिफ्ट लेकर के जाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि उसकी एज कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, एंड उसको क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज़ शी पैशनेट अबाउट। अगर उसको म्यूज़िक में रुचि है तो उसके लिए म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ लेके जाऊंगा। स्पोर्ट्स में है तो उसके लिए वही लेके जाऊंगा। आमतौर पे तो बच्चे वैसे बता देते हैं कि उन्हें बर्थडे पे, जन्मदिन पे क्या चाहिए, बट हाँ, उसकी जो रुचि होगी वही लेके जाऊंगा, और उसकी उम्र के हिसाब से। बिल्कुल हितेश, क्योंकि हम लोग अमूमन देखते हैं, और ये बहुत एक कॉमन सी चीज है, अगर हम शॉप पे भी जाए कि कुछ बच्चे का गिफ्ट दिखा दीजिए, तो शॉपकीपर का पहला क्वेश्चन होता है लड़का है या लड़की। और जहां हमने लड़की बोला तो वो डॉल्स, डॉल हाउस, किचन सेट, इस तरह के गिफ्ट दिखाता है, और अगर आपने बोल दिया लड़का तो कार्स, ट्रक्स, इस तरह के गिफ्ट्स वो लोग दिखाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन हम लोग भी अनइंटेंशनली कर देते हैं, और सोसाइटी में तो डेफिनेटली है ही। बिल्कुल। तो ये आई थिंक मुझे लगता है बेस्ट रहेगा कि उनका इंटरेस्ट जाने कि वो एक्चुअली किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो हम लोग गिफ्ट देने की कोशिश करें। अब रक्षिता, आप मुझे बताइए कि अभी जैसे कि जॉब प्रेशर की भी बात हो रही थी, तो अगर इन फ्यूचर हम देखते हैं, आप जब भी शादी करें, अगर आपका हस्बैंड ना चाहे जॉब करना, वो चाहे कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, आप किसी बहुत अच्छी जॉब पर हो, और वो चाहे कि वो घर पे रह के घर संभाले, बच्चे पाले, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उस मैटर में? आपका क्या डिसीजन रहेगा? क्या आप ऐसे लड़के से शादी करना चाहेंगी?
अच्छा, आई कैन सी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. राइट राइट, ओके. सो एक्चुअली मुझे अभी इतने प्रिविलेज पे मैं हूँ. मैं फिर से एक प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई की है. मुझे सर्टेन लेवल तक पता है कि मैं अपने लिए काम कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये काम कर सकती हूँ, मैं सर्टेन लोगों को एक जिंदगी दे सकती हूँ, बिकॉज मुझे पढ़ाई मैंने की हुई. तो क्योंकि मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो मैं आई विल बी फाइन कि अगर मेरे जो भी स्पाउस होते हैं वो अगर काम नहीं करते हैं, वो घर पे रहना चाहते हैं, तो आई विल बी फाइन विथ इट. और ये एक बहुत ही मैनलीहुड को लेके ये चर्चा बहुत होती है हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ कोर्स, कि अगर एक आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसे मैनली इनफ नहीं कहा जाता. तो ये मेरे लिए उतना इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ अपना और अपने बच्चों का. तो आई थिंक दिस इज अबाउट द रूरल एंड अर्बन सोसाइटी. कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि अगर आप सिक्योर नहीं होते हो, तो आपको ये लगेगा कि आपके साथ कोई होना चाहिए जो कमा रहा हो या जिसको एजुकेशन मिली हो. बट अकॉर्डिंग टू मी, नहीं. आई विल बी हैप्पी कि अगर कोई बच्चों का ध्यान रखने के लिए घर पे होगा, या उसके हिसाब से उसकी चॉइस होनी चाहिए, जैसे एक औरत को उसकी चॉइस होती है. द मैन शुड हैव सेम चॉइसेस एज वेल. बिल्कुल रक्षिता, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि कौन काम करना चाहता है, कौन घर पर रहकर, अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो घर पर रहकर घर संभाले, फैमिली संभाले, तो उसे बिल्कुल ये हक मिलना चाहिए. कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बॉयज को जॉब करनी ही है और गर्ल्स को नहीं करनी है. मतलब अब थोड़ा सा हम लोग इस उसमें आए कि गर्ल्स को हम थोड़ा सा देते हैं फ्रीडम कि जो करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते कुछ फैमिलीज, तो यही फ्रीडम मुझे लगता है बॉयज को भी मिलनी चाहिए. आपने बहुत अच्छी बात की है. अब जितेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने इमोशनल होने की भी बात की थी. क्या आप रोते हैं कभी? थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, क्या आप कभी रोते हैं? मैम रोता तो बट किसी के सामने नहीं. किसी के सामने अकेला नहीं एकांत, रोते? हाँ एकांत देखना पड़ता है. कहीं अकेले कहीं घूमने चले जाओ तो एकांत जगह बिल्कुल. देख लिया जाए. घर पे तो आमतौर पे कभी मैं रोया नहीं, क्योंकि जितना मुझे जी. मेमोरी याद है बचपन में, तो वो अलग बात है. और जब से होश संभाले क्यों हैं तो क्यों नहीं रोते आप घर पे, और क्यों अकेले में जाकर रोना होता है? अब ये मुझे खुद समझ नहीं आता, क्योंकि अब एक्सप्रेशन ये रहता है कि यार लड़का है तो रो रहा है, टाइप्स ऑफ कमेंट्स है ना. तो वही चीज़ें हैं कि सोशल ऐसा है कि एक्सेप्ट नहीं करेगा कि लड़का होके भी रो रहा है. तो मुझे लगता है कि इनके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने से बेहतर है कि कहीं अलग चले जाएं एकांत में, कोई जहाँ पे कोई जी. ना हो, अपनी फीलिंग्स आउट करके, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो तो उससे थोड़ा बहुत. दैट्स इट. बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस निकालने होते हैं तो आप अकेले, आप क्या, मुझे लगता है मोस्टली बॉयज ऐसा ही करते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि नहीं लड़के होकर रो रहे हो रो मत, या अच्छा नहीं मानते, तो शायद मोस्टली बॉयज यही करते हैं. तो रवीना, आप प्लीज मुझे बताइए कि अगर आपके भाई या हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, मतलब जो आपके बहुत क्लोज हो, कोई भी मेल मेंबर, अगर वो बहुत इमोशनल हो और पब्लिकली रो देते हो जल्दी से, जैसे आप मूवी गए, वो उन्होंने मूवी देखी, वो रोने लगे, या किसी बात पे किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई और वो रोने लगे, तो ऐसे इंसान के साथ आप कैसे, मतलब एम्बैरेस फील करेंगी, या यू विल बी ओके कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है रो रहे हैं, तो मतलब आपका क्या रिएक्शन रहेगा या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उस सिचुएशन पे? मेरा मानना है कि लड़का हो या लड़की हो, इमोशनल तो सभी होते हैं. एज अ पर्सन, अगर वो मेरा भाई या कोई भी है, मेरा फ्रेंड है, वो रो रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है, मैं उसे संभालूंगी. एम्बेरस की कोई बात ही नहीं है इसमें. और सबकी फीलिंग्स आती है, तो वो किस सिचुएशन में बाहर आ जाए, किस सिचुएशन में उसका रोना निकलता है, तो वो सिचुएशन हमें देखनी पड़ती है. और हम उसे कैसे, उस सिचुएशन को, अपने भाई को या अपने फ्रेंड को कैसे बाहर लाते हैं, वो हमें वहाँ पे देखना होता है. और मेरा मानना ये है कि अगर इनकेस अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आए, तो मैं 100% ट्राई करूंगी कि उसका जो भी सारा दर्द है और जो उस समय उसमें जो बीत रही है, वो सब बाहर निकल जाए. क्योंकि कभी कभी हमने सुना हुआ है बचपन से कि
हम जब अपना कुछ रोते हैं तो किसी को बता दो या अपना पूरा मन की भड़ास जो भी बोलते हैं वो निकाल दो, तो मतलब शरीर थोड़ी, जो हम गढ़वाली में वर्ड यूज करते हैं शरीर, तो शरीर क्या होता है कि पूरा वो सही हो जाता है। तो मैं भी यही सोचूंगी कि मतलब मैं उसे काफी अच्छा प्रोटेक्ट करूँ उस टाइम पे। और इवन अगर हम एक दूसरे को समझेंगे एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, तो काफी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और काफी अच्छी इक्वालिटी दोनों में दिखेगी। तो ये मेरा मानना है। आपकी आवाज माइक बंद है। जी, बिल्कुल। जी, तो इससे हम कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो लड़कों पर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है कि जेंडर अनइक्वालिटी या जेंडर असमानता का जो खामियाज़ा होता है वो सिर्फ़ लड़कियों को भुगतना पड़ता है और लड़कों का इससे कोई लेना-देना नहीं है, उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं और जैसे जितेंद्र ने भी बताया, हितेश ने बताया, डेफ़िनिटली उन बॉयज़ के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन पर थोप दी जाती है और उन्हें करनी पड़ती है सोसाइटी के प्रेशर में। तो अब आप एक और चीज मुझे प्लीज बताइए, रवीना आपसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ। आज प्रेजेंट सिनेरियो में आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं, आप अपने आसपास चाहे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, घर में, फैमिली में अ, किस तरह की जो अनइक्वालिटी है या डिस्क्रिमिनेशन हम बोलते हैं, जो भेदभाव किया जाता है, किस तरह का वो आप नोटिस करती हैं, जो आपको आज लगता है कि ये हो रहा है और होता है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते उसके बारे में। ऐसा क्या चीज़ आप नोटिस करती हैं अपनी आज डे टू डे लाइफ में? सबसे पहले तो फैमिली की अगर बात करूँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने, भाई, मेरा भाई है छोटा, और हम दोनों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया है। ऐसा जैसे जो जितेंद्र ने बताया था कि उनको होता था कि बचपन में खाना ज़्यादा दिया जाता था, तो ऐसा मैंने भी देखा था बचपन में। बट अब जाके जो सिचुएशन आगे बढ़ी है, जैसे हमने मतलब पेरेंट्स काफ़ी ग्रो करे हैं, हम भी काफ़ी ग्रो किए हैं, तब जाके हमें ऐसा लगा कि मतलब ये सब कुछ नहीं है, हमारे पूरे उसमें इक्वालिटी है फैमिली में। और बाकी अगर मैं अपने आसपास बगल पे मतलब आसपास देखूं, तो उसमें काफी होता है। ऐसा होता है कि जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके फैमिली में इतना मतलब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है किसी भी चीज का, रादर देन वो अगर आगे पढ़ाई करें, या जैसे गर्ल्स गांव में होता है लड़कियों की शादी करा दी जाती है एक सर्टेन वे पे। अगर वो पढ़ती भी है तो एक सर्टेन उसमें बोला जाता है कि तुम्हारी अब एज हो रही है, शादी कर लो, बाद में लड़का नहीं मिलेगा। बट लड़कों के लिए ऐसा नहीं होता है। लड़कों के लिए 35-30 जब तक वो जॉब करे उसे करनी ही पड़ती है। बट लड़की अगर 26 की होगी, 25 की होगी, उसके बाद उसे थोड़ा प्रेशर डाला जाता है कि अब आप पढ़ाई बाद में भी कर सकते हो, बट आप पहले शादी करो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन काफी मुझे लगता है। और ऐसा नहीं है कि लड़की की कोई उम्र है शादी करने की, स्टिल गाँव मतलब गाँव में ऐसा माना जाता है। बट मेरा मानना है कि अगर 30 की उम्र में भी उसे अगर जॉब मिल रही है, सेटिस्फाइड जॉब मिल रही है, पूरी सिक्योरिटी मिल रही है, तो उसे मतलब उसके बाद भी उसे मतलब काफी फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। और रेदर देन की जो सोसाइटी बोल रही है, सोसाइटी उसके अंदर प्रेशर डाल रही है, वो ना डाले। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा रवीना। और हितेश आप बताइए प्लीज, आप अपने आसपास ऐसा क्या देखते हैं जहां आपको समझ आता है कि कितनी जेंडर अनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में है? एक जो मैं बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा एक सीरियस इशू है। तो मतलब कुछ हमारे जैसे ही लोग हैं बट उनको नाम दे दिया गया है यूनिक्स, हिंदी में कहेंगे किन्नर या हिजड़ा। तो उनको देख के उनको मैंने देखा है कि उनके प्रति काफ़ी इनइक्वालिटी है अभी सोसाइटी में। बल्कि इनकी जो हिस्ट्री है मतलब किन्नरों की वो 4000 ईयर्स पुरानी है। एंड ये ब्रिटिश रूल के पहले तो बहुत ही पूजनीय हुआ करते थे। एंड अभी भी हमें इनकी करनी चाहिए, इनसे वी शुड टेक देयर ब्लेसिंग्स। बट पहले बहुत पूजनीय हुआ करते थे, बट ब्रिटिश काल में ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने किन्नर होना एक जुर्म करार दिया। तो तब से थोड़ा सा चीज़ें लोगों का रवैया इनको लेके कुछ बदला है। एंड अगर हम देखते हैं तो अगर हम अभी देखते हैं तो लोग अगर इनके लिए जैसे अगर कोई ये घर में भी जाते हैं, अगर किसी का बच्चा होता है या शादी होती है तो ब्लेसिंग देने जाते हैं, तो लोग इनसे दूर भागते हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स अच्छी मानी जाती हैं। एंड
लोग घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। हालांकि अब सरकार ने काफ़ी रिजर्वेशंस भी किए हैं। आई थिंक जॉब में करा है, इनके एम्प्लॉयमेंट में 1% करा है। बट मेरा ये मानना है कि एम्प्लॉयमेंट में तभी रिजर्वेशन तभी कारगर होगा जब एक एजुकेशन इनका अच्छे से किया जाएगा। अभी ये सिचुएशन है कि एजुकेशन का बहुत अभाव है, जो मुझे दिखता है, क्योंकि काफ़ी मुझे दिखते हैं भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो इसलिए एजुकेशन का अभाव इसलिए क्योंकि इनको छोटी एज में ही घर छोड़ना पड़ता है और फिर उसके बाद अपनी स्टडीज़ छोड़नी पड़ती हैं। तो इस वजह से ये अभी एक ये वाला मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही इनक्वालिटी है, जो मुझे काफ़ी दिखती रहती है सोसाइटी में। जी जी, बिल्कुल हितेश, बहुत अच्छा एक टॉपिक आपने बात की है उसके बारे में, ट्रांसजेंडर्स की किन्नर जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली अभी थोड़ा-सा कहीं पे कुछ छोटे-मोटे चेंजेस स्टार्ट हुए हैं। फॉर्म्स में भी अब हम अदर का कॉलम देखते हैं मेल-फीमेल के अलावा, या जिस तरह आप जॉब्स में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो ना के बराबर है। अगर किसी के घर में बिल्कुल। कोई ऐसा है तो खुद फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो बाकी सोसाइटी की तो हम बात शायद बहुत बाद में आती है। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्पेशली जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि सेक्स के बेसिस पे किसी को डिफरेंशिएट ना किया जाए, किसी से कोई भेदभाव ना हो, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इस टॉपिक पे हम आगे जरूर, जी जी जरूर। जैसे हमने सोशल एक्सेप्टेंस की बात की है, ऑफ कोर्स ये जो मेन पॉइंट है इस चीज का कि जॉब्स क्यों नहीं मिल रही है, बिकॉज एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि सोशली वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम बात भी एक्चुअली आज इसीलिए कर रहे हैं, बिकॉज हम अगर बिल्डिंगे खड़े कर देंगे या हम मेट्रोज ला देंगे अपनी जगहों पे, पहाड़ों में ले लीजिए या पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करिए, तो उससे ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, हमें एक्चुअली हमें यहाँ से डेवलप होने की बहुत जरूरत है एज अ कंट्री, एज अ होल। हम एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो लोग उन्हें स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। तो ये आपने बहुत बड़ी बात की है एक्चुअली अर्चना जी, कि अगर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो देयर इज नो वे कि वो आगे जाके जॉब कर पाएंगे, बिकॉज फर्स्ट स्टेप है ही एजुकेशन, और उसके लिए एक्सेप्ट करना हमें बहुत जरूरी है। और ये बचपन से ही स्टार्ट होता है कि हर चीज, जैसे इनइक्वालिटी, पेट्रियार्की, हर चीज की जो जड़ है वो तो बचपन ही है। तो हम भी जब हम छोटे थे तो हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ये चीजें होती हैं, हमें उनके साथ भी बात करनी होगी। हम आज भी इसीलिए बात कर रहे हैं बिकॉज बात करने से होगा, राइट? क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप है। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम बच्चों से बात करेंगे कि ये चीजें होती हैं, बिकॉज हम नॉर्मली बात ही नहीं करते, यही दिक्कत है। और यही चीज क्योंकि हम बात नहीं करते तो आगे जाके सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं मिलती है, तो फिर और लड़कियों के साथ प्रॉब्लम, लड़कों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज है कि हम बचपन से अगर उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बात करनी जरूरी है, राइट? तो दैट कि बच्चों को बचपन से ये चीजें बताना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल रक्षिता, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डेवलपमेंट जो है वो माइंडसेट का बहुत जरूरी है। बिल्डिंग्स का तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक माइंडसेट है उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हम सोशल लेवल पे डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो चाहते हैं तो। बिल्कुल। जितेंद्र, आप भी प्लीज बताइए कि आप अपने आसपास ऐसे क्या चीजें देखते हैं जो आप नोटिस करते हो कि जहां आपको दिखता हो कि हाँ कहीं तो भेदभाव किया जा रहा है आज के सिनेरियो में। आज जब आप यहाँ रह रहे हैं आपको लगता है अच्छा बचपन में नहीं, वहां मतलब गांव का माहौल था या ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी रहकर एजुकेशन सिस्टम में या अपने आसपास आप क्या ऐसा देखते हैं? मैम अर्चना जी, एक्चुअली देखिए, जेंडर में वैसे हमने डिफरेंसेस की बात तो पहले हमने काफ़ी कर दी है, बट कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें अभी हमने बात नहीं की, तो उन्हीं को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे कि हमारा जो ग्रोथ होता है, बेसिकली जब टीनेज आती है, तो उस टाइम पे एज अ मेल और फीमेल, या हम कहें किसी भी जेंडर को, तो उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग और मैं कह सकता हूँ कि गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि
गाइडेंस ना मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि जो यूथ है वो एक गलत डायरेक्शन ले लेता है। चाहे हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं तो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम मिलती है बाहर की तरफ से। एज ए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो उस चीज़ को रिलेटेड मैंने अपने आसपास ये चीज़ नोटिस किया है, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैं इन मुद्दों पे आसानी से मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबली बात करता हूँ उनसे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ को जान सकूँ मैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि वो लोग इस पे खुल के बात नहीं करते हैं, जबकि वो हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाहर समाज उनको समझेगा नहीं। जबकि हमने पढ़ा, हम जो भी लोग पढ़ते हैं उन लोगों को ये पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो जब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे चेंजेज आते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो ये सारे चेंजेज आते हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, ना ही मेल फीमेल में, ना बल्कि मेल फीमेल हर किसी में ये चेंजेज आते हैं। तो उस दौरान मैं ये कहूँगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस, जैसा कि रक्षिता जी ने कहा कि एजुकेशन या माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को हमें स्कूलों में बच्चों को ये लाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि इवन आजकल भी जो टीचर्स हैं वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो लोग इस चीज़ को स्किप करा देते हैं। क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो टीचर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, कि मतलब इस चीज़ को ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं पढ़ाया उन्होंने। तो मैं जबकि उनके साथ भले खुलेआम मीन्स एज अ फ्रेंडली कहूँ या एज अ टीचर कहूँ या उनका दोस्त बन के अगर बात करता हूँ, तो उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि जो मेल्स होते हैं या फीमेल्स होते हैं, दूसरी बात एक और चीज़, मैस्टरबेशन की जो बहुत एक लत लग जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ये लोग एक गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि आजकल एक बहुत बड़ा डिजीज़ बन चुका है यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने में। इवन जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हम बोलते हैं कि गर्ल्स की अनसेफ्टी चल रही है, तो यहीं से ये सारी जेंडर इनइक्वालिटी की बातें आ जाती हैं। क्योंकि जो ये पोर्नोग्राफी, ये एक, मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी को। क्योंकि यहाँ पे चाहे गर्ल्स को या चाहे बॉयज़ को या ट्रांसजेंडर की बात कहूँ, तो वहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है चीज़ों को। तो इस चीज़ को मैं कहूँगा कि एक बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए हर स्कूल में, हर बच्चे को इस चीज़ का एजुकेशन, मैं कहूँगा एक प्रॉपर गाइडेंस। ऐसा नहीं कि उसको थोपा जाए इस चीज़ को, बल्कि एक फ्रेंडली तरीके से उनको अगर समझाया जाए कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, ये चीज़ें हर किसी को गो थ्रू करना होता है, और इसमें जो जो चेंजेज आते हैं तो उनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। आमतौर पे जब कोई ऐसे पकड़ा जाता है या फ़ोन देखता हुआ देखा जाता है, तो पेरेंट्स का जो रवैया रहता है वो बहुत बुरा रहता है। उनको जबकि ये समझना चाहिए कि यार ये तो एज है, इनके अंदर बॉडीली चेंजेस आएँगे, ये चीज़ें आएँगी, तो उनको उस तरीके से समझाना चाहिए। अगर कोई स्मोकिंग में लग गया है, ये चीज़ों में लग गया है, तो उनको ऐसा ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये लड़का पी रहा है, लड़की पी रहा है, बल्कि उनको ये फ्रेंडली समझाना चाहिए कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हम उसको सही पॉजिटिव वे में अगर इस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करके उस चीज़ को इरेडिकेट करना चाहेंगे, तो देन ईज़िली, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल जितेंद्र, आपने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स रखे हैं और मैं एक बार रवीना से भी बात कर लेती हूँ, उसके बाद इन पॉइंट्स पे हम दोबारा आते हैं। तो रवीना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने क्या अपने आस-पास ऐसा देखा है? जो आप देख रही हो आज भी? हेलो। हेलो। हाँ जी, रवीना, हाँ आपको जी, मेरी आवाज़ आवाज़ आ आ रही रही है? है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। मैम, मैं पहले जितेंद्र के इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे हमने डेवलपमेंट और एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन एजुकेशन बच्चा कब जाता है, स्कूल बच्चा कब जाता है, 3rd 4th से स्टार्ट करता है जाना। उससे पहले उसका जो स्कूल होता है वो उसका घर होता है। घर से ही बच्चा सीख के फिर जाता है स्कूल। तो घर में जैसे माहौल होगा, हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर घर में ऐसा माहौल नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा उस चीज़ में, मतलब उस चीज़ को देखेगा। और स्कूल में बच्चा तब मतलब 3rd 4th में क्लास में जाता है, तो आई थिंक कि घर में भी बच्चों को मतलब इक्वालिटी से देखना चाहिए। तो बच्चा घर से ही सीखता है। बच्चा का जो पहला स्कूल है, बच्चे का जो स्कूल होता है वो फर्स्ट घर से ही स्टार्ट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है। और अगर बात करें मेरी इसकी, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, डे आउट का तो मैंने बता दिया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन में स्टिल अभी भी जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूँ, तो अभी हमने हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। स्कीम्स क्या है, जो गवर्नमेंट ने 12th करेगी बच्ची, तो उसमें 50,000 उन्हें पर हेड दिया जाएगा। तो बहुत से गाँव में ऐसा हो रहा है, उत्तरकाशी वगैरह का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे को 12th तक जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद उनकी चॉइस को मारा जाता है और उनके बाद उसको पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो फ्री सीकर्स बोलते हैं, फ्री सीकर्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान कर रही हैं, हमें या समाज को नुकसान कर रही है, जिसको बाद में हम ही को भुगतना पड़ता है। तो या तो आप पूरा एजुकेशन का उनका 50% या कुछ ऐसे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने बहुत निकाली है। बट जो उत्तरकाशी में मैंने मेन ये चीज देखा है कि आप 12th तक अपने बच्चे को पढ़ाते हो। इस बार जो स्कीम्स आई हैं, अभी रिसेंटली स्कीम्स आई हैं बच्चों को टैबलेट देने की, साइकिल देने की। तो पहाड़ों में साइकिल तो बच्चा चलाता ही नहीं है, उसे मेन चाहिए टैबलेट। और टैबलेट अगर मिल चुका है बच्चे को, तो उसके बाद वो मोस्टली हमें भी पता है कि वो पढ़ते कुछ नहीं है, वो बस उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जो आज के यूथ को समझना चाहिए, स्पेशली उत्तराखंड के बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए कि अभी हमारा एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं या गांव के हैं, पिछड़े इलाके के हैं, तो उनके बच्चे नहीं निकले। उत्तराखंड में काफी लोग साइंटिस्ट निकले हैं, ऐसा नहीं है। काफी लोग इसरो में काम कर रहे हैं, इवन लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। तो बट ये कि सर्टेन जो मुद्दा है वो यही है कि अभी भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो 50,000 इज वेरी बिग अमाउंट, मुझे ऐसा लगता है। वो उस चीज के लिए अगर वो जी। पढ़ाएं, उस चीज का अगर वो नीड देखे, तो वो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। तो गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए कि आप मतलब ऐसी चीजें ना रखें ताकि लोगों को लालच आए। लालच में लोग कुछ अपना फायदा देखें और अपने बच्चों को ना देखें। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने रखी है रवीना। एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन को लेकर के जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, वो कहीं और वो हमारी आने वाली आगे पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है डेफ़िनिटली। तो अब क्योंकि समय भी हो रहा है और लास्ट में जाते-जाते अगर आप में से कोई भी अपना पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ हो या वैसा फ़ील हुआ हो कि यार ये बहुत बड़ा एक अनइक्वालिटी, एक भेदभाव मेरे साथ हुआ है, आप चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, अगर आप में से कोई भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहता हो। या आपने उसके खिलाफ कभी कोई ऐसी आवाज़ उठाई हो, कि आपको लगता हो कि हाँ, ये कुछ है जो मुझे यहाँ पे शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनके लिए? मैम अर्चना जी, जैसे कि मैंने कहा था कि ये जी। घर का ही एग्जाम्पल होता है, ये चीज़ें घर से ही शुरू होती हैं। तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए हैं। मैंने एक एग्जांपल शेयर भी किया था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, जबकि एक लड़के को बड़ा गिलास दूध दिया जाता है तो वहीं उसकी बहन को छोटा गिलास दूध दिया जाता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था जो कि पहले से दिखा रहा। तो अगर आज के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं, तो आज का जो इनइक्वालिटी मैं देख रहा हूं वो बेसिकली गर्ल की सेफ्टी के लिए है कि उन लोगों को ये माँ बाप का बहुत जिम्मेदारी वाला भाव है कि उनको अपने बच्चों की फिक्र रहती है और ख़ास करके लड़कियों की ज़्यादा फिक्र रहती है। तो ये मैं ये कहूँगा कि ये मेंटालिटी है पूरे समाज में, या मैं कहूँगा कि जो अनपढ़ लड़के हैं उन लोगों की वजह से मैं कहूँगा कि मेरे जैसे लड़के, जो मेरी उम्र के लड़के हैं, उन लोगों के डर से वो लड़कियां बाहर आने से डर रही हैं। क्योंकि मेरी बहन का ही मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शाम के वक्त ट्यूशन से घर आ रही थी, तो रास्ते में वो एक जगह कहीं एकांत पड़ता है, तो वहाँ पे उसको ये लगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। तो जब उसने मुझे घर आके ये बात कही तो मैं मीन्स थोड़ी देर के लिए एक मैं कहूँगा कि सदमा सा लगा कि मुझे, या मैं कहूँगा कि शॉक हो गया मैं कि यार मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जब मैं रात के 9 बजे भी घर बाहर से आऊँ या कभी रात को अकेले भी बाहर चला जाऊँ, तो ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। लेकिन मेरी बहन को ऐसा फील हुआ, जबकि वो ओपनली उसको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं, सब कुछ ओपनली दिया गया है। बट स्टिल हमारे समाज के कारण, उनकी मेंटालिटी के कारण, या मैं कहूँ कि हरकतों के कारण उन लोगों को, गर्ल्स को ये
एहसास हो रहा है कि वो अभी भी फ्री नहीं है। उनको कोई ना कोई, मैं कहूँगा कि एक ऐसी आँख है जो उन पे नज़र लगाए बैठी है कि कब उनको मौका मिले और उन पे कुछ गलत हो जाए। तो मैं इसी बात को कहूँगा कि यार वो चीज़ें या वो डर, या मैं कहूँगा कि भले लड़की कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अभी भी उनके मन में ये चीज़ें हैं कि ये कोई ना कोई उसको फॉलो कर रहा है, या कोई ना कोई ऐसी आँख है जो गलत नज़र लगा उन पे बैठी हुई है। तो मैं यही मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, ये आवाज नहीं आ बात रही। आवाज आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। जी, तो जी, आप बोलिए। ये बात ये बात बहुत ही करेक्ट कही है जितेंद्र जी ने कि हमें अभी भी, कि मुझे पता है कि मैं इस टाइम में अपने हिसाब से जा सकती हूँ, या मैं अपने लिए कह रही हूँ एज अ जनरलाइज करने के लिए, कि एक लड़की को अगर लग रहा है कि वो इस टाइम पे बाहर जा सकती है या जो भी चीजें वो कर सकती है, बट एक एक सर्टेन लाइन है कि इसके बाद नहीं करनी। ये चीज अभी भी है और इसको कवर होने में काफी टाइम लग सकता है, और यही है कि हम कितना इसे टाइम दे रहे हैं, हम कितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज को अपने सोसाइटी से हटा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। राइट, अगर मुझे आज बाहर नहीं निकलने मिल रहा है तो किस वजह से मिल रहा है ये भी मुझे समझ में आता है। आज ये सब लड़कियों को समझ में आता है कि इस पॉइंट के बाद मुझे बाहर नहीं निकलने मिल रहा है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया है। बात यही होती है कि आपको बचपन से वो चीज सिखानी पड़ती है। आप चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप उनको एक ही चीज अगर सिखाएंगे तो वो बहुत आगे तक वो बात जाएगी। तो आई वुड लाइक टू अग्री विद जितेंद्र, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और कहीं ना कहीं ये एक हल्की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की भी बनती है कि आप क्या कर रहे हैं टू मेक योर सोसाइटी सेफ, टू मेक द एरिया अराउंड यू सेफ। जैसे बहुत एक्सपीरियंसेस मैं ज्यादा नहीं ट्रैक करूंगी, एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मेरे साथ कुछ ऐसे ही कुछ इवेंट हुआ था जहाँ पे कुछ ऐसे ही छेड़छाड़ का कुछ इवेंट हुआ था। पर जब मैं अपने कंफर्ट एरिया में आई, हालांकि तब मैंने मैंने वहां पे उन्हें बोला, रोका मैंने उन्हें वहां पे, और मैंने उन्हें कहा भी कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या जो भी चीजें हुई मैंने उसे अवॉइड भी किया क्योंकि मैं वहां पे वॉइस उठा सकती हूँ। तो एक चीज तो ये लाजमी है कि अगर लड़की उठाना चाहे आवाज तो वो उठा सकती है, बस एक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, बिकॉज उनको घर वालों ने बोल रखा है कि नहीं तुम्हारे साथ ये कैसा हो सकता है, बोल रखा है कि तुम्हारे साथ ये होगा तो तुम अगली बार नहीं जाओगी। उनकी उनका जो पोटेंशियल है वो रोक दिया जाता है कि अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है कि तो तुम आगे नहीं जाओगे। पर उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं जब अपने कंफर्ट में आई तो मेरे दोस्त लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो मैं जब लड़कों से बात करती हूँ या अपने आसपास के मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, या जो मेरे फादर हैं, या मेरे जो भी आसपास लड़के हैं, अगर जब मैं उनसे मिली तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हर चीज ऐसी नहीं होती है, और मुझे उस चीज से डरना नहीं है, या मुझे अगर थोड़ा सा एंजाइटी का इशू है या मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ तो मैं उस चीज से और डर जाऊंगी, मैं उस चीज को और अवॉइड करूंगी। तो जब मैं अपने कंफर्ट एरिया में आई तो उन लड़कों ने अननोइंगली, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कुछ बता रहे हैं कि तुम हमारे साथ सेफ हो, या ये पॉइंट है जिनकी वजह से तुम हमारे साथ रह सकते हो, या लड़के खराब नहीं होते, ये चीज नहीं, बट वो तुम्हें अननोइंगली बता देते हैं कि यहाँ पे कंफर्ट है, अगर यहाँ लड़के हैं हम तुम्हें सेफ फील करवा सकते हैं, और तुम यहाँ पे अपने हिसाब से रह सकती हो विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की हो जाती है अननोइंगली, और तुम्हें पता चल जाता है कि यार ये लोग हैं जो कंफर्टेबल है और ये लड़के हैं, मतलब मैं इनके साथ भी जी, ये चीज कर सकती हूँ, इनके साथ रह सकती हूँ। तो एक ये चीज है कि लड़कों की हर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, बिल्कुल रक्षिता, बहुत अच्छी बात आपने रखी है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है, काफ़ी कम समय बचा है। तो बस जाते-जाते मैं एक लास्ट में आप लोगों से एक-एक लाइन में, सिंगल-सिंगल लाइन में जितना शॉर्ट हो सके उतने में
आप एक चीज प्लीज बताइए कि अगर आप कर सकते हो, आपके बस में हो, आप उस पोजीशन में हो, तो क्या ऐसा चेंज आप सोसाइटी में एक चेंज आप लाना चाहेंगे जिससे कि जेंडर इक्वल सोसाइटी जो हम चाहते हैं, एक सस्टेनेबल लिविंग के जो गोल्स हैं उनके लिए, उस क्या ऐसा एक चेंज आप करना चाहते हैं, सोसाइटी में लाना चाहते हैं जिससे कि वो जेंडर इक्वल सोसाइटी हम अचीव कर सके? हितेश से मैं स्टार्ट करूंगी, प्लीज थोड़ा शॉर्ट रखिएगा बस। जी मैम मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मूवीज़ या कोई भी वेब सीरीज़ होती है तो इसमें बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वेमेन को, एंड इसमें बहुत फिर एक नेगेटिवली दिखाया जाता है, और इसमें एक डर भर दिया जाता है वेमेन के अंदर कि सारे लड़के ऐसे हैं, सारे मोस्ट मैन आर लाइक दैट। एंड तो इसमें आई वुड ब्लेम कि मीडिया और मूवीज़ हमारी खासकर इसमें बहुत ही एक इनक्वालिटी को बढ़ावा दे रही हैं। लाइक अगर हम देखते हैं कि थ्री इडियट्स वाली स्पीच जो चतुर की है उस पे हम सभी हंसते हैं, बट उसको अगर आप स्पीच को अगर उसमें देखोगे तो आप इट इज़ शेमलेस। उसमें इस ऑब्जेक्टिफाई किया गया है वुमेन को, एंड ऐसे ही ये तो बस एक ही इंस्टेंस है, ऐसे ही बहुत हम वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो इस वजह से एक जो ये है हमारा एक विमेन को देखने का, नारी को देखने का तरीका बदलता है इस जो ये वेब सीरीज और मूवीज इस तरीके की बनाई जाती हैं। जी बिल्कुल हितेश, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। ऑब्जेक्टिफिकेशन जो हम महिलाओं का करते हैं बाजारवाद में, वो कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। और रक्षिता आप प्लीज बताइए, आप ऐसा कौन सा एक चेंज सोसाइटी में लाना चाहेंगी जिससे कि जेंडर इक्वल हमारी सोसाइटी हो सके? हाँ जी, एक्चुअली अगर हमारी सोसाइटी की बात की जाए तो वही कि बचपन से हमारा बेस बनता है, हमारा एक स्तंभ खड़ा होता है जो हमें बचपन में सिखाया जाता है घर पे, स्कूल में। तो बात की जाए, जैसे हमें ये चेन ब्रेक करनी होगी, हमारी जनरेशन को ये चेन ब्रेक करनी होगी और बात करना चाहिए हमें। सेक्स एजुकेशन की बात करनी चाहिए, प्यूबर्टी के बारे में बात करनी चाहिए। और एक चीज और है कि हमारे इंडिया में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इंडिया में अबॉर्शन लीगल है। मोस्ट ऑफ द विमेन, हमें पता नहीं है, बट इंडिया में अबॉर्शन लीगल है और एक लड़की को उसके बॉडी पे पे हक दिया जाता है। हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, इन सब चीजों की वजह से लोग डर जाते हैं। बट पीपल शुड नो कि हमारी कंट्री में एक ये राइट हमें मिला है अपनी बॉडी पे। सो या दैट्स या रक्षिता। और रवीना प्लीज आप भी बताइए, ऐसा क्या एक चेंज आप करना चाहेंगी सोसाइटी में? मैम मैं सबसे पहले तो एजुकेशन पे ही चेंज करना चाहूंगी। जैसे मैंने बताया, बच्चे का सबसे पहला स्कूल उसका घर ही होता है, वो घर से ही सीखता है। तो मैं चाहती हूँ कि मोस्टली जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को वेल एजुकेट करें इस बारे में, बचपन से ही उन्हें बताए। और जो अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में, जो लैक ऑफ अवेयरनेस है हर चीज़ की उसमें, तो ये सब इसमें मतलब मैं डेवलप करना चाहूंगी। और मोस्टली बच्चा तब कैच करता है लाइक जब हम इसको स्टोरी सुनाते हैं या हम कोई लाइव इवेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ बच्चे को बचपन से ही कुछ मूवीज, नॉट मूवीज बट कुछ इवेंट कराए, जो सर्कस सर्कस में कुछ कराते हैं, नाटक होता है, तो उस बच्चे से बच्चा जल्दी कैचअप कर लेता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब अच्छे से करूँ। जी बिल्कुल, एक्टिविटीज के थ्रू हम उन्हें बताएं और सिखाएं। हाँ जी, जी बहुत हाँ जी। अच्छा। जी, और जितेंद्र आप प्लीज बताइए, आप ऐसा कौन सा चेंज करना चाहेंगे चीज सोसाइटी में जिससे कि हमारी सोसाइटी जेंडर इक्वल हो सके? मैम मैं 2 पॉइंट से इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म्स में, कि जैसा कि रवीना ने कहा कि चेंज द वर्ल्ड, और दुनिया में जो भी चीज़ हुआ है, बड़े-बड़े काम में, तो उसका बेस है एजुकेशन। हमारे जितेंद्र आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। आई थिंक मैम, आई थिंक जितेंद्र भी यही बोलना चाहता है, एजुकेशन पे ही बात करना चाहता है वो भी, कि एजुकेशन ही सबसे मेन मुद्दा है।
एजुकेशन से ही बहुत बड़े काम हुए हैं। और अगर हम प्रॉपर एजुकेशन दे, एजुकेशन सभी ले रहे हैं, एक गांव का बच्चा भी ले रहा है, देहरादून में जो पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है, सब ले रहे हैं। बट एक प्रॉपर जो एजुकेशन होती है बच्चे को, जो सही दिशा में ले जाना चाहती है, तो वो एजुकेशन अगर बच्चे को मिले बचपन से ही, तो मुझे लगता है काफी अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के इसमें। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने आज रखे हैं। और क्योंकि युवा धात में हम पिछले कई सालों तक हमने जेंडर इक्वालिटी पे काम किया है, कई सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और भी काफ़ी सारे हॉल्स में इस तरह के आयोजन किए हैं, वर्कशॉप्स की हैं, सेमिनार्स किए हैं, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड। और उन सभी मुद्दों को हमने लगभग आप लोगों से मतलब वाक़ई में मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और बहुत सारे मुद्दे जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे थे, चाहे जो जैसे आपने कहा कि प्रेशर जो एक शादी को लेकर के लड़कियों के ऊपर होता है कि एक एज डिफाइन कर दी जाती है कि सही उम्र है शादी कर लो, फिर लड़के नहीं मिलते, फिर ये नहीं होता वो नहीं होता, इस तरह का जो प्रेशर रहता है। चाहे ट्रांसजेंडर की बात हितेश ने की, वो एक बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने बात की। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर के जितेंद्र ने बात की और उसको लेकर के हम जानते हैं कैसा टैबू हमारी सोसाइटी में है। चाहे हम दुकान से सैनिटरी पैड्स खरीदने जाएं, चाहे घर में उन्हें छुपा के रखने की बात हो, मंदिर में ना जाना, बहुत वो हम लोग डे टू डे लाइफ में उस चीज से डील करते हैं और सभी उस चीज को जानते हैं। और साथ ही मार्केट और पोर्नोग्राफी पे जो बात की जितेंद्र ने, डेफिनेटली जो प्यूबर्टी की एज होती है, सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है और उसकी वजह से जो लड़कों का रुझान होता है, बच्चों का, आई थिंक सभी का होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल केसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। साथ ही जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हितेश ने कहा था, जो फिजिकल वायलेंस की बात हुई थी, कि अगर कोई लड़की हाथ उठाती है तो उसको हम लोग बहुत प्रेस करते हैं कि वो बहुत बहादुर है या इस तरह से, लेकिन अगर कोई लड़का लड़की पे हाथ उठाता है तो वो हमेशा हम लोग उसे नेगेटिव वे में देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा, इससे बहुत सारे केसेस भी रिसेंटली हमने देखे था, जोमेटो का एक केस हुआ था, या डोमेस्टिक वायलेंस के, कई बार मर्दों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मेल्स के साथ भी, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एज अ सोसाइटी। हमें लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो भी होता है डेफिनेटली। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पर हमने बात की। और फ्रीडम की कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में रक्षिता ने बात की थी, कि जो बॉयज को एक फ्रीडम मिलती है अपने लिए डिसीजंस लेने की, आने जाने की, एजुकेशन में अपना करियर ऑप्शन चुनने की, लाइफ पार्टनर चुनने की, वो लड़कियों को नहीं दी जाती है सोसाइटी में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन सोसाइटी क्रिएट करती है। और कहीं ना कहीं अगर कोई लड़की अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना चाहती है तो उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को डिफाइन करनी चाहिए कि वो इक्वली ट्रीट करे, चाहे वो मेल्स हो, फीमेल्स हो या ट्रांसजेंडर्स हो, उन सबको एक रिस्पेक्ट का हक सबको होता है। और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन पे जो हितेश ने बात की बहुत अच्छी, कि मूवीज और मार्केट, चाहे हम एड देखें, टीवी सीरियल्स की हम बात करें, जिस तरह से उसमें महिलाओं को दिखाया जाता है कि साजिश ही कर रही हैं, या मूवीज में हम लोग देखते हैं जो आइटम नंबर और पूरा उस तरीके से प्रमोट किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह फीमेल्स को दिखाया जाता है। हालांकि आजकल के टाइम में कुछ 2-4 मूवीज ऐसी आई हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाँ, जो फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं उनको भी हम लोग देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो चीज कहीं ना कहीं सोसाइटी में बदलने की बिल्कुल जरूरत है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम शुरू से बात करें, फैमिली की, फैमिली वैल्यूज की, क्योंकि बच्चे का जो सबसे फर्स्ट जो उसका स्कूल होता है वो उसकी फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, घर में और भी जो भी बड़े लोग होते हैं वो होते हैं। वहां पे एक चेंज लाने की बहुत जरूरत है कि जो हम वैल्यूज दे रहे हैं वहां पे एक चेंज करें, ताकि तभी धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम लोग देखते हैं किंडरगार्टन से जो पोएम स्टार्ट हो जाती हैं कि मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का चश्मा गोल, तो वहीं से हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि मम्मी का रोल क्या है और पापा का रोल क्या है। तो बच्चा वहीं से कहीं ना कहीं सीख जाता है कि अच्छा, मम्मी को रोटी बनानी है और पापा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या पापा पढ़ाई वाला काम करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड चश्मा है, या बुक्स में इस तरह से चीजें पोर्ट्रे की जाती है। तो ये पूरी सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और क्योंकि युवा धाद में हमने बहुत लंबे समय तक युवाओं के साथ काम किया है, हम लोग सब मिलके काम करते थे, आज वैसा ही कुछ वापस फील हुआ आप लोगों से बात करके। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो हमसे बात करके। और इस बीच काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी थे, माधुरी जी थी, मीना जोशी जी थी,
और गिरीश पंत जी थे, नैनवाल जी थे, और नीना रावत जी थी, शुभम थे, और भी बहुत सारे लोग थे। सबका नाम लेना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। काफी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, उन सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धाद में हम लोग हमेशा जेंडर समानता पर बात करते रहे हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और आज का सेशन मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत लर्निंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा है आप लोगों को भी सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। और थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशा है आगे भी हम लोग जरूर दोबारा कभी ऐसे सेशंस करेंगे, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Okay. Thank you so much. Thank you so much for Okay. having us. थैंक यू। Okay.